नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, गुलाबी सर्दियों का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन कड़ाके की इस ठंड से बचाव भी जरूरी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये ठंड कई बार नुकसानदेह भी साबित हो जाती है। ऐसे में अपने नन्हे मुन्नों का किस तरह से ख्याल रखा जाए, इस ठंड में किस तरह से उनकी देखभाल की जाए, इस विषय पर बात करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना इस वक्त स्टूडियो में है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर खन्ना, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे कि आज एक्सपर्ट हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लगातार हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर फोन नंबर्स फ्लैश किए जाएंगे। आपको मैं भी ये नंबर दोहरा देती हूं, 7579428028 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 7579428047 और दिए गए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सर्दियों के मौसम में खास तौर पर किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल की जाए, इस विषय पर आप डॉक्टर गीता खन्ना के सामने अपने सवाल रख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने अभी बताया कि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, खासकर बच्चों के लिए जो नवजात और लगभग 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो काफी दिक्कतें भी होती हैं। कहा जाता है कि सर्दियों का ये जो मौसम होता है, विशेषकर हम बड़ों के लिए तो कहा जाता है कि सेहत बनाने वाला मौसम होता है, लेकिन बच्चों के लिए इस मौसम को आप किस तरह से देखती हैं? बच्चों के लिए भी बहुत ही इंजॉयबल है, अच्छा मौसम है। बस कुछ सावधानियों की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे माता पिता और ज़्यादातर अभिभावक जो हैं वो सजग नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा सजग रहते हैं। सो बाय एंड लार्ज ये भी एक अच्छा मौसम है। बच्चों को धूप में खेल कूद और सन बेदिंग, सो दिस इज़ अ वेरी इंजॉयबल टाइम फॉर द चिल्ड्रन एज वेल। बिल्कुल। डॉक्टर खन्ना, अगर सर्दियों की बात करें तो किस तरह के रोग या बीमारियां जो होती हैं वो छोटे बच्चों में देखने को मिलती हैं, खासकर इन 3 से 4 महीनों का जो समय होता है इसमें? यस, अगर हम स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें जिसको हम जनरलाइजेशन ठंड लगना में कर देते हैं, तो एक है सर्दी वाले दस्त। और सर्दी के दस्त थोड़े प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें बहुत पानी जैसा दस्त आता है। वायरल डायरियाज होते हैं ये, और क्योंकि ये वायरल हैं और इसके लिए कोई इफ़ेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं होती तो बहुत लंबे चलते हैं। सो एक तो ठंड वाला जो दस्त है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। हालांकि थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब हम लोग इसको हम रोटा वायरसेस की श्रेणी में रखते हैं। अब रोटा वायरस के लिए भी वैक्सीन जो है वो सरकारी सिस्टम में भी उपलब्ध है, प्राइवेट में तो हम बहुत सालों से दे रहे थे। सो वैक्सीनेटेड बच्चों में ये इंसिडेंस कम होता है। और उसके अलावा खांसी, ज़ुकाम या निमोनियाज विंटर्स में बहुत होते थे। मोस्ट ऑफ द खांसी जुकाम जो है वो वायरल होते हैं अगेन, या एलर्जिक होते हैं और ठंड के ड्रॉट से आते हैं। यानी कि आपने कितना भी गर्म कपड़ा पहना रखा है, लेकिन अगर आपने शाम के समय बच्चे को स्कूटर पे आगे खड़ा करा हुआ है और आप तेजी से जा रहे हैं, तो वो जो ठंडी हवा है वो हमारे नाक और गले के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको इरिटेट करती है। जो सीलिया होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, इस प्रोटेक्टिव लाइनिंग को डैमेज करती है और उसी के द्वारा, उस डैमेज के चलते वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम बच्चे जो हैं वो हमारे प्री डिस्पोज हो जाते हैं। तो प्रिकॉशन ये लेनी है कि खाली गर्म कपड़ा या बहुत सारी लेयर्स में नहीं लपेटना है उसको, पर उसको ठंड के एक्सपोजर से बचाना है। चेंज एंड जैसे एकदम से सर्द और एकदम से हीटर में बैठे हैं और फिर सडनली बाहर आ गए हैं, या नंगे पैर चले गए हैं और कमरा बहुत गर्म था। सो दिस वेरिएशन जो टेम्परेचर में चेंज होता है उसकी वजह से जनरली जो हमारी लाइनिंग्स होती हैं वो इरिटेट होती हैं, डैमेज होती हैं और वो सर्दी जुकाम को देती है। वंस अगेन जो निमोनियाज हैं वो बैक्टीरियल होते हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। एंड एक और बहुत अच्छी पहल हमारी सरकार ने अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में करी है और हम न्यूमोकोकल वैक्सीन्स भी अब बच्चों को राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर लगा रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों को निमोनिया से बचाने में काफ़ी मददगार। और हम पहले के मुकाबले अब कम निमोनियाज, माताएं समझदार हो गई हैं, कमरों हाइजीन के लेवल्स बेटर हो गए हैं, वैक्सीनेशन का स्टेटस बेटर हो रहा है। तो ये तीनों प्रोटेक्टिव
कारणों से अभी हम न्यूमोनियाज पहले के मुकाबले कुछ कम देखते हैं। फिर भी न्योनेटल एंड अंडर 5 डेथ्स में अभी भी न्यूमोनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसके लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से जो एक्सपोजर होता है कहीं ना कहीं ठंड, वो एक बड़ा कारण होता है बच्चों के बीमार पड़ने के लिए। खास तौर पे डॉक्टर साहब, जो बच्चे पहले से ही जिनको ब्रोंकाइटिस है और या फिर अभी जो कोविड का जिस तरह से समय चल रहा है, इस विषय पर इस तरह के बच्चों में किस तरह से सावधानी पेरेंट्स को बरतनी चाहिए? या वी गिव अ स्पेशल नेम ये ब्रोंकाइटिस जो बच्चों में होती है, हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज, क्योंकि ये एक्चुअली लाइफ लॉन्ग नहीं है। बचपन में जो जैसे मैंने कहा ठंड का झोंका आया या वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो जो हमारी श्वास नली है बच्चों की वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करती है और सिकुड़ जाती है। उसी के चलते हमें खांसी आती है या सांस लेने में दिक्कत होती है या पसली चलना जिसे हम कहते हैं, ये सब सिम्टम्स आते हैं। एंड डेफिनेटली जो बच्चा प्रोन है, जिसमें पहले से हमें पता है कि इस बच्चे को सो कॉल्ड ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम, मतलब ब्रोंकाइटिस इज अ वर्ड विच इज़ लिमिटेड टू एडल्ट्स, लेकिन बच्चों में हम उसे अब हम ब्रोंकाइटिस या एस्थमा का नाम नहीं देते हैं, ताकि माता पिता डिप्रेस हो जाते हैं और डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को ऐसी बीमारी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि एज बच्चे बड़े होते हैं तो ये रिवर्स भी हो जाती है, मीन्स 8-10 साल की आयु के बाद उनमें वो सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। तो इसलिए अब हम उसको एस्थमा या ब्रोंकाइटिस का नाम ना देके हाइपर रिएक्टिव एयरवेज कहते हैं। और इन बच्चों में हमें अगेन एक्सपोजर और वेरिएशन से बचाना है और कुछ भी सिम्टम आने पे जल्दी से चिकित्सीय सलाह लेनी है, ताकि पसली चलने तक की या उसकी रात की नींद खराब होने की नौबत ना आए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार पेरेंट्स का ये भी मानना होता है कि हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं पर तभी भी ठंड लग जाती है, या फिर कई बार कहते हैं कि बच्चे नहीं पहनते ढंग से सॉक्स या कैप नहीं पहनते, तो किस तरह से लेयरिंग की जानी चाहिए वो भी हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं। पहला सेंटेंस तो जो मैं अपनी क्लिनिक में आई थिंक अमूमन हर मरीज के साथ बोलती हूँ कि भाई बच्चों को सर्दी लगती है माना, लेकिन उन्हें गर्मी भी लगती है। इस तथ्य को वो ज़रूर याद रखें। हम कितनी बार और ख़ास तौर पे मतलब हमारे प्रदेश में मैं जो जिन माताओं को देखती हूँ और दादी नानी लोग ना बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। उनको लगता है कि ज़ुकाम को ना हमने एक और नाम दे रखा है सर्दी, जो नाक बह रहा है उसको हम सर्दी, तो वो फिर सर्दी को वो इक्वेट कर लेते हैं ठंड से और फिर उसको इतनी लेयर्स पहना देते हैं हम कि कभी कभी बच्चे इरिटेट गर्मी से भी हो रहे होते हैं। एंड लाइक आई सेड कि सर्दी लगी है मीन्स मानिए ठंड से ही हो रखा है, अब उस ठंड लग गई, जुकाम हो गया, अब उसके बाद आपने उसको 4 लेयर की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपने 6 लेयर पहना दी, तो ऐसा नहीं है कि वो सर्दी को खींच लेगा, वो गर्माहट जो है वो सर्दी को खींच नहीं लेगी, जो बीमारी है वो तो अपना कोर्स लेगी। तो हम बच्चों को बस उतना कपड़ा पहनाएं कि उसके हाथ और पैर ठंडे ना हो और उसका जो पेट है वो हमारी गर्दन पे अगर हम अपनी स्किन को अपनी ये बैक साइड से टच करें माँ, तो जैसी उसका ये एरिया जितना गर्म उसको महसूस होता है उतना बच्चे का पेट या गर्दन महसूस होनी चाहिए। सो दिस इज़ द राइट टेम्परेचर, ना वो पसीने आए और ना उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हों, या ये बदन का ये हिस्सा उसको अगर लग रहा है कि मेरा छुआ गर्म है बच्चे का छुआ ठंडा है, तो इसमें दैट मीन्स कि बच्चे को थोड़ा और गर्म कपड़ा पहनाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जब नहला रहे होते हैं उस समय पे हमें वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ड्यूरेशन का ध्यान रखना है। जी, नहलाने की आपने यहाँ पर बात करी, इस पर भी एक सवाल है आपसे मेरा कि कई माताओं का मानना होता है कि रोज़ नहलाया जाए छोटे बच्चों को सर्दियों में, और कई ये मानते हैं कि नहीं कुछ गैप करने से शायद वो बेटर रहते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर, कि आप छोटे बच्चों को रोज़ नहलाना आवश्यक होता है? बिल्कुल है और ज़रूर नहलाना चाहिए। एंड दे थॉरली इंजॉय उस जब वो उनके कपड़े उतरते हैं, एक बार उनको लूज़ होता है और वो थोड़े गुनगुने पानी में जब हम उन्हें नहलाते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं छोटे बच्चे। और नहाने का जो वो सुकून है, जो सुख है, वो हमें बिल्कुल डिनाई नहीं करना है बच्चों को। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जब हम बच्चे के कपड़े उतार रहे हैं और तो वो पानी भी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर जिसमें हमारा हाथ कंफर्टेबल हो। बहुत तेज़ गर्म करेंगे तो बच्चे की खाल जलने का डर है, बहुत ठंडा करेंगे तो बच्चे को ठंड लगने का डर है। तो हमने पहले पानी को चेक कर लिया
और जो एनवायरनमेंट है जहाँ हम, चाहे वो बाथरूम है चाहे वो कमरा है, वो भी गर्म होना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कमरे को गर्म करने पे तो बहुत ध्यान देते हैं, पर बच्चे को जाके बाथरूम में नहलाते हैं और वो बहुत ठंडा होता है, वहाँ धूप भी नहीं आती है। तो चाहे हम बाहर धूप में नहलाएं चाहे हम कमरे में या बाथरूम में, द टेम्परेचर शुड बी वार्म। वेरिएशन लाइक मैंने कहा ना, सर्द गरम गरम सर्द, वो ज्यादा डैमेजिंग है रादर देन अ लिटिल टेम्परेचर कम। और जल्दी से नहलाएं। टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, Yes, उसको मेंटेन रखना चाहिए, चाहे अंदर हो घर के या बाहर हो। एग्जैक्टली। एंड तेजी से उसको पोंछें और फिर कपड़े पहना के थोड़ी देर के लिए माँ अपने साथ लगा ले या दादी जो भी नहला रहा है, या उसको थोड़े एक्स्ट्रा वार्म कपड़े में आप रैप कर दें, पर नहलाना ज़रूर चाहिए और रोज़ नहलाना चाहिए। आप हफ्ते में एक बार नहलाइए और टेम्परेचर का वेरिएशन करिए, उसको ज़ुकाम लग जाएगा। तो आपके मन की ये धारणा कि जब भी नहलाते हैं इसको सर्दी पकड़ जाती है, तो इसलिए अब हफ्ते में भी नहीं नहलाना, अब महीने में नहलाना है, वो और सुदृढ़ हो जाती है। आप रोज़ नहलाइए, टेम्परेचर वेरिएशन ना होने दीजिए, आपका बच्चा बहुत अच्छे से उसको टॉलरेट करेगा और आप खुद ही जान जाएंगे कि बच्चे को नहलाना कोई खतरे की बात नहीं है। बिल्कुल। तो आपके इस जवाब से डॉक्टर साहब बहुत लोगों के जो प्रश्न थे, उनकी जो समस्या थी नहलाने को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसका समाधान हो गया। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जब बच्चे को नहलाते हैं उसके बाद मालिश की भी एक प्रथा है, वो कितनी ज़रूरी है और किस प्रकार उसको करना चाहिए? बच्चों की, छोटे बच्चों की मालिश ज़रूरी है या नहीं है, या उसमें भी अब बदलते ज़माने के साथ कुछ चेंजेस आए हैं? बहुत ज़रूरी है, न्यू बॉर्न में बहुत ज़रूरी है। एक बहुत कॉमन सवाल है कि जी क्या इस्तेमाल करें, कि हम ये वाला तेल, लाल तेल, पीला तेल। सो वर्जिन ऑयल यानी कि शुद्ध सरसों का तेल, कोकोनट का तेल, बादाम का तेल, देसी घी, जो भी आपके पास शुद्ध है उसे साफ हाथों से बच्चे के शरीर पर लगाएं। नवजात शिशु की जो स्किन होती है उसमें से वो एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखती है। हल्के हल्के हमारी स्किन के अंदर से तेल का जाने का जो माध्यम है, जो रास्ता है, वो बंद हो जाता है। तो नवजात शिशु में तो हमें ज़रूर मालिश करनी है। मालिश करके अगेन उसको उन्हीं कपड़ों में लपेट दीजिए जो नहाने से जो उसने पहने हुए हैं। और ये मालिश करते समय भी ध्यान रखिए कि टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हो रहा है और बच्चा एक्सपोज नहीं हो रहा है। खूब मालिश करिए, उसको उन्हीं कपड़ों में लिपटा रहने दीजिए, क्योंकि हमें तेल को शरीर के अंदर जाने के लिए समय देना है। 2 घंटे बाद आप उसको नहलाइए, रगड़ के उसका बदन पोंछिए और उसे फ्रेश कपड़े पहना दीजिए। और अब कोई तेल ना लगाएं। अब कोई तेल क्यों ना लगाएं? क्योंकि तेल मिट्टी को पकड़ता है। आप देखेंगे अगर आप सफाई नहीं कर पा रही हैं, किसी दाग को नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप ऑयल या पेट्रोल यूज करते हैं तो वो हट जाता है दाग, यानी कि मिट्टी को वो तेल पकड़ सकता है। तो फिर वो जो बच्चे बाहर के एनवायरनमेंट में हैं, वो तेल उनको डस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, इसलिए नहाने के बाद हम तेल की एडवाइस नहीं देते हैं। सो दैट इज़ फॉर न्यू बॉर्न। बड़े बच्चों में ज़रूर मालिश करिए। और साथ ही में जो सैडली अब बंद हो गया है, हम जब तक बच्चे थे तब तक एक अच्छा प्रचलन था कि बच्चों को तेल की मालिश करके कुछ कम कपड़े पहना के, जिसमें उनके हाथ पैर टांगें सब एक्सपोज्ड रहें, उन्हें धूप में खेलने के लिए छोड़ देते थे। सो दैट वाज द सन बेदिंग, जो वेस्टर्न कंट्रीज में बीच के किनारे वो लोशन लगा के करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को दादी वादी तेल वेल लगा के और छोड़ देती थी धूप में, ताकि ठंड भी ना लगे और डायरेक्टली उनको सन मिले, वो उनको विटामिन डी देता है। तो इसलिए बड़े बच्चों में, थोड़े बड़े बच्चों में अगर आप तेल लगा रहे हैं तो वो खाल को मुलायम करने का काम कर रहा है, लेकिन वो स्किन में अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन मालिश के बाद या अदरवाइज ऑल्सो आप बच्चों को कुछ कम कपड़ों में धूप में ज़रूर भेजें। हमने बच्चों को क्या करा, पूरे कपड़े पहनाए और उसको धूप में लटा दिया, तो एक चेहरा ही तो बचता है। तो यहाँ बड़े लोग भी कहते कि साहब हम तो बहुत धूप में बैठते हैं, हमारा विटामिन डी कैसे कम हो गया। सुना तो सबने हुआ है कि धूप में विटामिन डी बनता है, लेकिन अगर हम इतने सारे कपड़े पहन के धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी कहाँ से बनेगा? स्किन से एक्सपोजर होना जरूरी है। सनलाइट हैज टू कम, धूप का खाल के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। तो
मालिश ज़रूर करें, मालिश करके तेल को शरीर पर रहने दें, पर नहाने के बाद तेल ना लगाएं, ऐसा हम लोग एडवाइस करते हैं। सर पे भी ना लगाएं, वो सर पे लगा के उस पर मिट्टी आती रहती है, जो न्यू बॉर्न में वो क्रेडल कैप जो एक पपड़ी सी जम जाती है, एक तो हम तालू के डर से उसको रगड़ के पहुंचते नहीं हैं, एक वो तेल के ऊपर, और डेड स्किन भी बच्चों की जो बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो वो क्रेडल कैप उसी से बनती है। तो इसलिए तेल का इस्तेमाल करें, कोई भी तेल जो साफ़ हो, साफ हाथों से करें और उसको थोड़े देर तक शरीर पर रहने दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों को अगर ठंड लग जाए या सर्दी लग जाए तब किस तरह से ख्याल रखा जाए? कई बार दवाएं माता पिता एकदम से नहीं देना चाहते या डॉक्टर के पास भी एकदम से नहीं जाते हैं, जो कि जाना चाहिए एक समय बाद, लेकिन घर पर किस तरह से शुरुआती 1-2 दिन में किस तरह से उनका ख्याल रखा जाए? क्या उन्हें दे सकते हैं या स्टीम, ऐसा कुछ आप बताना चाहें? एग्जैक्टली, आपने अपने आप ही जवाब भी दे दिया है। सर्दी, जुकाम, खांसी, छोटे बच्चे में गागल्स तो हम करा ही नहीं सकते, गरारे तो कैसे करेगा? बिल्कुल। 5, 6, 8 साल का बच्चा भी मुश्किल से गरारेगा। सो स्टीम इज़ द आंसर। बहुत छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न है, तो बहुत पास से नहीं देनी है, बिकॉज उसकी खाल बहुत मुलायम होती है। तो एक अच्छा तरीका हम ये बताते हैं कि अगर ये बेड है तो जो साइड टेबल है उसमें वो नोजल फिट करके आप रात को स्टीमर ऑन कर दीजिए, तो 2-4 घंटे के लिए वो स्टीम मिल जाएगी। या फिर माँ बच्चे को गोदी में लेके ये इंश्योर करे कि उतना डिस्टेंस है कि उसकी खाल ना जले, और अगर बड़ा बच्चा हो गया तो उसकी चंचलता को वो ढंग से कंट्रोल कर पा रही है कि स्टीम के नाम पे कहीं हम बच्चे को जला ना बैठें। सो ये सब इंश्योर करके स्टीमर आगे रख के ऊपर आप एक कपड़ा, तौलिया या चद्दर डाल के एक वो स्टीम टेंट क्रिएट कर लिया हमने। तो उस तरह की स्टीम देने से किसी भी तरह का, किसी भी कारण का, जो सर्दी आप उसे कहते हैं बलगम, जो खड़खड़ की आवाज़ जिससे माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, और उसके लिए भांति भांति की दवाई भी देते रहते हैं, और अक्सर केमिस्ट से लेके ही दे देते कि ये तो छोटी बीमारी है, तो केमिस्ट से पूछ के ही कुछ ना कुछ सर्दी की दवा दे देते हैं। तो मत दीजिए। शुरुआत के दिनों में आप सिर्फ उसके टेम्परेचर का ध्यान रखिए और स्टीम दीजिए। पर अगर वाकई में दवा की ज़रूरत है, और उसका अगर मैं आपको वो बताऊं, तो बच्चे की खांसी जो उसके खान पान को या उसकी नींद को कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ पे उसकी नींद रात को सोते सोते खांसी के मारे उठ जा रहा है, वो खाना नहीं खा पा रहा है, नाक इतना बंद है कि वो दूध नहीं पी पा रहा है, ऐसे में आपको चिकित्सीय सलाह ज़रूर लेनी है और उन्हीं की बताई हुई दवा का आपको सेवन करना है बच्चे के लिए। लेकिन आम तौर पे डॉक्टरी चिकित्सीय सलाह में भी स्टीम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि जब ठंड का मौसम होता है, अब इम्यूनिटी की बात करते हैं, बच्चों को ठंड ना लगे, सर्दी ना लगे, किस तरह की डाइट में थोड़े संशोधन हमें करने चाहिए? खान पान का किस तरह से बच्चों के, छोटे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए? जो एडल्ट फूड हम प्रेफर करते हैं सर्दियों में खाने, वो सब हम बच्चों को भी खिला सकते हैं। हम बच्चों को हल्दी, कच्ची हल्दी वाला दूध की अगर आदत डालें, तुलसी वाला पानी, सो दे आर रियल इम्यून बूस्टर्स। गिलोय और तुलसी का मिश्रण का पानी, कुछ हद तक अजवाइन और गुड़ का सेवन, ये सब बहुत अच्छे, ये कोई टोटके नहीं है, दीज आर टाइम टेस्टेड एंड प्रोवन साइंटिफिक, मतलब हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि ये अच्छी चीज़ें हैं, शरीर को गर्माइश देती हैं और रोगों से लड़ने में सहायक होती हैं। च्यवनप्राश अगर अच्छी क्वालिटी का है, मीन्स किसी भी कंपनी का, पर जहाँ हमें भरोसा है, उसमें भी यही सब आंवला और हल्दी और तुलसी, इन्हीं सब चीज़ों का मिश्रण होता है। सो वो एक प्री मैन्युफैक्चर्ड चीज़ है, और क्योंकि उसमें चीनी या शहद मिला के उसे टेस्टी कर दिया जाता है कि बच्चा ले ले, तो इस तरह की चीज़ों से हमें काफ़ी फ़ायदा। और दवा की बात में मैं एक बात कहना चाहती थी, रह गया, कि नाक में जो बूंदें डाली जाती हैं नाक को खोलने के लिए, नॉट द सलाइन ड्रॉप्स, एक मेडिकेटेड ड्रॉप्स, जो दवाई वाली दवाई, उसको डालते ही मैजिकल रिलीफ आता है। मतलब पूरा बंद हो रहा है नाक, सांस नहीं लिया जा रहा, चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, और जैसे आपने एक बूंद डाली नाक खुल जाता है और आप
बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो भी दवाई मैजिकल रिलीफ बहुत तेजी से और बहुत असरकारक होती है, उसका मिसयूज भी उतना ही होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि फिर वो नेजल ड्रॉप्स उनको पता चल गई हैं कि ये डॉक्टर साहब ने दी थी और इसको डाल के बड़ा रात भर बच्चा आराम से सोया, तो एट टाइम्स वो उसको एक्सेस यूज़ करते हैं। बहुत छोटी उम्र से या बार बार उसका इस्तेमाल करने से नाक की सूंघने की शक्ति डैमेज हो सकती है, उस पे हनन हो सकता है। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर के कहने पर कुछ दिन के लिए, थोड़ी बार के लिए आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मैजिकल रिलीफ का ऐसा ही नाम दवाइयों में नाम है स्टीरॉइड्स, जो आपने ब्रोंकाइटिस नाम लिया था, उसमें स्टीरॉइड्स अब प्रूवन है कि देना है हमें, पर हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, लेकिन वो जल्दी से रिलीफ देते हैं। तो उनका सेवन बुरी बात नहीं है, लेकिन कितना और कितनी बार और कितने दिन के लिए, ये सब का हमें ध्यान रखना है। और इसलिए प्रशिक्षित बच्चों के डॉक्टर के पास ही हमें अपने बच्चों को ले जाना है और सोच समझ के दवा देनी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन दिनों कोविड का समय है और घर में काढ़ा भी बनता है, तो क्या बच्चों को वो देना सेफ है या उनको वो चीज़ नहीं दी जानी चाहिए, कुछ रिप्लेसमेंट करके कुछ? देखिए, जैसे मैंने च्यवनप्राश का नाम लिया था, तो मैंने कहा ना उसमें शहर वाले बच्चे भी ले लेते हैं। पहली बात तो काढ़ा आप बच्चे को देंगे कैसे? एनीथिंग विच इज़ सो बिटर, मतलब कड़वी चीज़ को बच्चे को खिलाना ही, वो बचपन में नीम की गोली भी जो है वो भी कहीं ना कहीं रैप करके किसी भी तरह से दी जाती थी, तो काढ़े अक्सर कड़वे होते हैं। दूसरी बात ये कि काढ़ा एक जनरल वर्ड है, जैसे तरल पदार्थ एक जनरल वर्ड है, वो चाय हो सकती है, वो कॉफ़ी हो सकती है, वो पानी हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है। काढ़ा एक जनरल वर्ड है, तो काढ़ा किसी किसी उसके कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के लिए बना है और किस उम्र के लिए बना है। तो पहली बात तो ये कि आयुर्वेदिक दवाई है, काढ़ा अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी आयुर्वेदाचार्य के परामर्श के आप कोई भी बच्चे क्या बड़े भी काढ़ा ना लें, और जब लें तो उतनी क्वांटिटी में लें और उतना ही लें और उतना वैसा ही बनाएं जैसा कि आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया है। हम कभी कभी उसको ज़्यादा असर के लिए ओवरडू कर जाते हैं, और खूब मरीज देखे हमने कोविड में, जिनको गैस्ट्राइटिस हो गई, उल्टियाँ आ रही हैं, हाजमा ही खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने जो दिन में एक बार काढ़ा पीना था, उन्होंने कहा हम ज़्यादा बच जाए, तो उन्होंने 3 बार पी डाला। उन्होंने कहा कि 10 मिनट उबालिए, उन्होंने उसको 20 मिनट उबाल के उसका ज़्यादा सत निकालने की। तो पहली बात तो यह है कि जो भी चीज़ काढ़े में है वो एक स्पेसिफिक जड़ी बूटी है जो उस रोग के निदान के लिए है। तो स्पेसिफिक काढ़ा स्पेसिफिक पर्सन के लिए, और आयुर्वेदा में तो वो पित्त और उसके हिसाब से पर्सन टू पर्सन भी दवाई वेरी करते हैं। हमारी तो एक स्टैंडर्ड पिल है, आपके लिए भी वैसी होगी, मेरे लिए भी वैसी होगी, वेयरएज आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। वहाँ पर स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस डिपेंडिंग ऑन योर पित्त एंड नाल एंड वात पित्त का सबको कंसिडर करके वो टेलर मेड होनी चाहिए। सो कोई भी चीज़ जो कि एविडेंस नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है, बच्चों पे उसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कफ भी बहुत बनता है छोटे बच्चों को, और ख़ासतौर पर सर्दी के मौसम में। तो कई माओं की कंसर्न रहती है कि उस वक्त दूध उनको दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दूध में कफ बढ़ाने की टेंडेंसी देखी जाती है, ऐसा मानते हैं। तो आपका क्या इस पर कहना है, और क्या उस समय बच्चों का जो मिल्क जो होता है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए? नहीं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि कफ अंग्रेजी में हम खांसी को कहते हैं, और अक्सर जब हम आम भाषा में माँ हमारे पास आती है तो वो बलगम को कफ का नाम देती है। सो बलगम का और दूध का कोई रिश्ता नहीं है। जब भी एक्सपोजर होगा, इरिटेशन ठंड का ही नहीं, आप अमोनिया गैस प्लांट में फिर के आ जाइए, बहुत स्ट्रॉन्ग अमोनिया की स्मेल ले लीजिए तो भी आपका नाक बहने लगेगा ना, कहीं पे भी नॉक्शियस। वो एक प्रिवेंटिव एक्शन है। जब भी हमारे नाक को, गले को कोई चीज़ इरिटेट करती है तो म्यूकस को ही हम बलगम कहते हैं, और उसी की आवाज़ जो है वो खड़खड़ की आवाज़ होती है, और उसका दूध से, चावल से या केले से कोई संबंध नहीं है। बच्चों के लिए इसका रोकथाम बिल्कुल ज़रूरी नहीं है,
और उनकी जो डाइट है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। किसी भी तरह के खाने को मॉडिफाई बिना चिकित्सीय सलाह के ना करिए। हम क्या करते हैं कि ये रोकना है, ये तो सोच लेते हैं, उसकी जगह क्या देना है वो सोच नहीं पाते हैं, और बच्चे छोटे से रोग में भी अब मतलब वज़न की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से पीछे चले जाते हैं। सो न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ बलगम के लिए ना करें, और दूध, चावल, केला, मूंगफली सब देते रहें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको हेलो डॉक्टर का आज का ये अंक बेहद पसंद आया होगा। अगली बार एक और विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नाइस था।